जब वापस पहुंची तो उस पिस्ता कद आदमी को टहलते हुए पाया। शाम की ट्रेन से मैं शिकोहा आबाद चली आई। रात को पहुंची, वो आदमी भी उसी ट्रेन में सवार हुआ, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। रात को शिकोहा आबाद पहुंचकर तांगे पर सवार होकर मैंने गली के नुक्कड़ पर तांगा को रुकवाया, क्योंकि अब पैसे मेरे पास खत्म हो गए थे। सोचा घर जाकर माँ बाप से कहूंगी। किसी सहेली के यहाँ गई थी और उनसे तांगे का किराया दिलवा दूंगी, मगर डेढ़ी तक ही पहुंची थी कि इरादा बदल गया। अंदर से अब्बा और करीमन बुआ की आवाजें आ रही थीं। उस लड़की को कभी सौतेली बेटी नहीं समझा, अपनी बेटी से बढ़कर पाला, और ये हमारे खानदान की नाक कटवाकर बंबई चली गई फिल्म स्टार बनने। हाँ भाई, तो मैं सिनेमा देखने को इसीलिए मना करता था। महमूद कहता था कि कब से उसके पीछे पड़ी हुई थी। उससे कहती थी दोनों साथ चलेंगे, तुम हीरो बनना, मैं हीरोइन बनूंगी, मगर वो शरीफ का बच्चा है। उसने मना कर दिया तो किसी और के साथ भाग गई है। अब 2-4 महीनों में ठोकरें खाकर आ जाएगी अपने चहेते बाप के पास। क्या मुंह लेकर आएगी? अब आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं यहीं तक सुन पाई थी कि मुझे फौरन तांगे का ख्याल आया। दबे पैरों वहां से लौटी। वापस स्टेशन चलो, तांगे वाले से कहा, मगर रास्ते भर सोचती गई कि पैसा कैसे अदा करूंगी। शायद कोई ज़ेवर गिरवी रखना पड़े, मगर इस वक्त रात को गिरवी कौन रखेगा? मुझे ताज्जुब हो, या शायद नहीं हुआ, कि पिस्ता कद आदमी स्टेशन के बाहर ही टहल रहा था। उसने तांगा रुकते ही उसका किराया चुका दिया। आपने अच्छा किया, वक्त पर आ गईं। मथुरा की गाड़ी आने वाली है, वहां से फेरंटियर मेल पकड़नी है हमें। उसने मेरा टिकट नहीं खरीदा, उसके पास मेरा टिकट पहले से मौजूद था। गाड़ी आने से पहले सिर्फ इतना कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। जनाने डिब्बे में आप सफ़र करेंगी, आपको कंपनी वालों के सपुर्द करते ही मैं तो कलकत्ता चला जाऊंगा। कुछ बंगाली चेहरे भी लाने हैं। वो अपने कॉल का पक्का निकला। मुझे जनाने दर्जे में सवार करा के खुद मर्दाने दर्जे में बैठ गया। जब गाड़ी किसी बड़े स्टेशन पर रुकती थी तो चाय और खाने को पूछने आ जाता था। और हाँ, एक बार बहुत से फिल्मी पर्चे मुझे दे गया और कहने लगा, अब देखिए, अगले महीने इन सब में आपकी तस्वीरें छपेंगी। और मैंने सोचा, महमूद इन सब पर्चों को पढ़ता है, देखकर कितना जलेगा। मैंने अटैची केस को तकिया बनाकर बुर्का रात को ओढ़ लिया, लेकिन बंबई पहुंचते पहुंचते अब वो गैर जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने उसे वहीं ट्रेन के डिब्बे में छोड़ दिया। बंबई पहुंचकर उसने मुझे टैक्सी में बिठाया, खुद ड्राइवर के पास बैठा और कहा, मैरीन ड्राइव चलो। क्या कंपनी का दफ्तर वहां है? हाँ, यही समझो। स्टूडियो तो हमारा दादर में है। ये सेठानी जी का फ्लैट है, वो तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती हैं। तुम्हारी कंपनी की मालकिन औरत है? हाँ। जब किसी लड़की को लेकर आते हैं तो रास्ते भर उसका ख्याल रखना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारी सेठानी का? मिस ललिता कुमारी। पहले वो भी हीरोइन होती थी, मगर किसी और नाम से काम करती थीं। अब जरा मोटी हो गई हैं, सो कंपनी खोल ली है। फ्लैट के दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ था, मिस ललिता कुमारी, फिल्म प्रोड्यूसर, मगर मैंने देखा एक जंगला भी लगा हुआ है दरवाजे के बाहर गैलरी में, जिसे एक चौकीदार ने खोला और फिर बंद कर दिया, कुफ लगा दिया। मुझे ये देखकर ताज्जुब तो हुआ, मगर मेरे पिस्ता कद साथी ने इत्मीनान दिला दिया। सेठानी जी बहुत वहमी हैं, हमेशा चोरों से डरती हैं, कोई उनके हीरे जवाहरात चुराकर न ले जाए। एक बढ़िया रूम में ले जाकर बिठाया गया। पिस्ता कद आदमी बराबर के कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, परख रहा है, मगर कमरा खाली था, कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा वहम था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा फिर खुला और वही पिस्ता कद आदमी एक मोटी औरत के साथ दाखिल हुआ, जो किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत रही होगी। अच्छा, नीली साड़ी, अच्छा, गुड बाई और गुड लक। और ये कहकर वो आदमी चला गया और सेठानी मेरी तरफ आईं। मुझे बड़े गौर से देखा, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़े प्यार से मेरे सर को थपथपाते हुए कहा, अभी तो तुम थकी हुई हो, कुछ खा पी कर आराम करो, रात को तुम्हारा टेस्ट लेंगे। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगी और ललिता कुमारी का नाम रोशन करोगी। ये कहकर उन्होंने ताली बजाई। एक नौकरानी एक ट्रे में कुछ मिठाई और दूध का गिलास लेकर आई। खाओ पियो। आप नहीं खाएंगी? नहीं, मैं अभी खा पी कर उठी हूँ, ये सब तुम्हारे लिए है। ये कहकर उन्होंने मिठाई की एक डली मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगीं कि ये शगुन की मिठाई है। मिठाई का मज़ा तो अच्छा था, मगर इसमें कुछ कड़वाहट मिली हुई थी। मैंने सोचा पिस्ता और बादाम शायद कड़वा होगा। फिर उन्होंने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पियो मेरी जान। उन्होंने बड़े प्यार से दूध अपने हाथ से पिलाया। दूध खुशबूदार था, गुलाब की सी खुशबू थी।
मगर साथ में हल्की सी कड़वाहट भी थी। सेठानी ने अपना हाथ न हटाया जब तक मैंने दूध का गिलास खत्म कर लिया, और फिर उनकी आवाज़ एक दूसरी दुनिया से आई, और भूल जाओ सब कुछ, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। एक लामतनाही रात में एक डरावना ख्वाब देखती रही। देखती हूं कि एक हाथ मेरे बाप ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ मेरी सौतेली माँ ने। एक टांग महमूद ने पकड़ी हुई है, दूसरी टांग उस पिस्ता कद आदमी ने जो मुझे बंबई लाया था। और सेठानी की निगरानी में मेरे बदन में ये लंबे लंबे आग के सुए घपोए जा रहे हैं, और मेरे बदन में से सारा खून पानी बनकर निकल रहा है। न जाने कितनी देर ये ख्वाब देखती रही। उसके बाद जब होश आया तो मैं एक गद्देदार पलंग पर पड़ी थी। मेरे सर के नीचे एक मखमली तकिया था। जब मैंने अपनी ठोड़ी खुजाने के लिए अपना हाथ हिलाना चाहा तो मालूम हुआ कि हाथ बंधा हुआ है। दोनों हाथ बंधे हुए हैं। टांग सिकोड़नी चाही तो टांग भी पाए से बंधी हुई है, दूसरी टांग भी, सर भी उसी तरह किसी चीन से बांधा गया है कि मैं सिर्फ सामने से देख सकती हूँ, और पैराहन के बगैर आरामदेह सूली पर चढ़ा दी गई हूँ। इतने में सेठानी मेरे सामने खड़ी थी। कहने लगी, ऐशो आराम करोगी या तकलीफ उठाओगी, इसका फैसला तुम पर है। देर या सवेर सब राम हो जाती हैं, तुम भी हो जाओगी, मगर अभी या कुछ और देर के बाद। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं चाहती हूँ इस खूबसूरत बदन को इंसानियत को आराम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करो। जो मुजर्रिद हैं उनके लिए एक रात की बीवी बनो। जो अपनी बीवियों की बदसूरती से भागे हुए हैं उनके बदन को तस्कीन पहुँचाओ। जो सियासी, समाजी, इख्तिसादी जिम्मेदारियों में दबे हुए हैं उनका दिल बहलाकर उनको इस काबिल बनाओ कि वो हमारे समाज की जिम्मेदारियां उठा सकें। तुम चाहती हो कि मैं रंडी बन जाऊं? मैंने सवाल सेठानी से किया और अपने आप से भी। अरे मैं माँ बनने वाली हूं। माँ? तुम कभी नहीं बनोगी, इस बार भी नहीं, किसी बार भी नहीं। देखना चाहती हो ये ऑपरेशन किसने किया है, और बगैर किसी लोहे के आले के? इतने में उसके इशारे पर एक के बाद एक आदमी आता गया और मेरे पांती खड़ा होकर मेरी निगाह के दायरे से ओझल होता गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, पूर्वी भैया, मद्रासी, न जाने कहां से ये मुस्टंडे इकट्ठे किए गए थे। अब मुझमें चीखने चिल्लाने की ताकत नहीं थी। मेरा कलेजा मुंह को आया और एक उबकाई के बाद मैंने कह कर दी और बेहोश हो गई। जब फिर होश आया तो मेरी बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हुई। एक बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की सजा में कोड़े पड़े थे और खाना बंद। 2 बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की सजा में मुंह काला कराना था। 3 बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की सजा एसिड मुंह पर फेंकना था। इसका मुजाहरा मेरे सामने एक मासूम बिल्ली पर कर दिया गया था जो एसिड से जलकर लोट पोट कर वहीं मेरे सामने ढेर हो गई। मैंने एक दरख्वास्त की कि मुझे ये बता दो कि उस पिस्ता कद आदमी ने मुझे पहचाना कैसे कि ये घर से भागी हुई लड़की है। जवाब मिला, तुम्हारी नीली साड़ी से। तुम्हारे आशिक ने 200 रुपये लेकर ये इत्तला दी थी कि इस ट्रेन से तुम आओगी और ये कपड़े पहने होगी। ये सुनने के बाद मैं तैयार हो गई। अब रह ही क्या गया था। अगर मैं बताऊं कि अगले 6 बरस तक क्या हुआ तो एक किताब तैयार हो जाएगी। मेरे ग्राहकों में कौन नहीं था? अफसर, बड़े बड़े व्यापारी, राजा महाराजा, नवाब, फिल्म स्टार, फिल्म प्रोड्यूसर। पहले मेरे साथ एक आदमी जाया करता था। रफ्ता रफ्ता मुझ पर भरोसा होने लगा। फिर मुझे जो रुपया मिलता था उसमें से 1/3 अपने पास रखने की इजाज़त मिल गई। मैं अपना पुराना नाम भूल गई, नया नाम ही काफ़ी था। नीली साड़ी, मेरे पास हर शैड की नीली साड़ियाँ थीं। शिफोन की नीली साड़ी, कांजीवर्म की नीली साड़ी, जॉर्जेट की नीली साड़ी और सूटकेस के सबसे नीचे कॉटन की नीली साड़ी। एक दिन मुझे छुट्टी थी। जुमा को ये छुट्टी मैं ज़रूर लिया करती थी। उस दिन न जाने क्या हुआ कि मुझे जुहू जाने की सूझी और न जाने क्यों मैंने वही पुरानी कॉटन की नीली साड़ी पहनी। जुहू पहुंचकर मैंने नारियल का पानी पिया, भेल पूरी खाई। कोई मुझे जानता नहीं था और मैं अपनी गुमनामी का फ़ायदा उठा रही थी। इधर उधर घूमती रही। एक जगह एक आदमी रेत के पुतले बना रहा था। मैंने भी उसकी फैली हुई चादर में उल्टा ज़मीन में गाड़ा गया है। पास ही चादर फैलाए एक आदमी पैसे इकट्ठा कर रहा है। मैंने उसे 1 रुपया दिया और पूछा, ये आदमी कब निकलेगा? उसने कहा, सूरज छुपते उसे यहाँ से निकालूंगा। हिमालय पहाड़ की चोटी पर बरसों तपस्या की है, तब जाकर ये कमाल हासिल कर पाया है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देकर दिन भर उल्टा लटका रहता है। मुझे न जाने क्या सूझी कि सूरज जब समुंदर में डूबने लगा तो फिर वहां पहुंच गई। वो ढोंगी ढोल बजा रहा था, कह रहा था, देखो देखो दुनिया का सबसे बड़ा कमाल। 12 घंटे रेत में दफन रहकर आदमी जिंदा हो रहा है। टांगों में हरकत पैदा हो रही थी और फिर वो आदमी जो एक नेकर पहने हुए था निकल आया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो तो अपनी आंखों में से रेत निकाल रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, पैसे खनाखन गिर रहे थे और मैं मुंह फाड़े देख रही थी, जैसे सचमुच कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो
और मैं एक मोजिज़ा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने शिकोहाबाद का वो सक्के का लौंडा खड़ा था, बिंदु। तालियां बजानी बंद हो गईं। लोग उमड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गए। बिंदु और उसका साथी पैसे बटोरने लगे। आधे उस आदमी ने लिए, आधे बिंदु ने। फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा बे, मैं चलता हूँ, कल ये तमाशा चौपाटी पर जमाएंगे। ये कहा और वो चलता बना, और मैं वहीं खड़ी बिंदु को देखती रही। वो भी मुझे देख रहा था। फिर वो आगे बढ़कर मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, बिंदु। उसने कहा, जी बीबी जी। तुम शिकोहा आबाद से कब आए? 6 साल हो गए। सब खैरियत है? उसके चेहरे से पता चलता था कि सब खैरियत नहीं है। अब्बा तो खैरियत से हैं? मैंने कुरेद कर पूछा। अब्बा तो जन्नत को सिधारे। मैंने दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। यहाँ कहाँ रहता है? उसने कहा, महालक्ष्मी के पास एक झोंपड़ी में। मुझे वहां ले जा सकता है? बीबी जी। उसका चेहरा खुशी और ताज्जुब से फटा का फटा रह गया। तुम्हारी बीबी साथ रहती है क्या? बीबी जी, मेरी शादी नहीं हुई। फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। उसका हाल तो ये था कि शादी मर्ग न हो जाए। चलिए बीबी जी, चलो। सो हम महालक्ष्मी वाली झोंपड़ी में आ गए। झोंपड़ी इन पाइयों से अच्छी थी जो सड़क किनारे फैले हुए थे और जिनमें बेघर लोग आबाद हो गए थे, और वो लोग उनसे अच्छे थे जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर थे। झोंपड़ी में एक टूटी फूटी खटिया थी। मैं उस पर ऐसी सोई जैसे दुनिया की खबर न हो। 6 साल के बाद मैं सचमुच की छुट्टी मना रही थी। सुबह को मैंने देखा बिंदु झोंपड़ी के बाहर सो रहा था। मैंने उसे उठाया, अंदर आया, पूछा, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, तुम भी अंदर क्यों नहीं आ गए? बीबी जी, अंदर तो एक ही चारपाई थी और आप उस पर ऐसी थकी हारी सो रही थी जैसे एक बच्चा सो रहा हो। मुझे तो साथ सोने की आदत है, तुम ही आ जाते। बीबी जी, नाम बताऊं 2-4 के? और मैं बताने ही लगी थी, मगर उसने इतनी लजाजत से बीबी जी कहा कि मैं चुप रह गई। फिर वो कहने लगा, काजी जी, जब निकाह पढ़ा देंगे तब ठीक है। काजी जी, मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। काजी जी, मैं हंसती रही। उसके चेहरे पर ऐसा भोलापन था कि मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं पिछले 6 बरस से क्या करती रही हूं? बीबी जी, मैं नहीं जानना चाहता कि एक एक रात में। बीबी जी, खुदा के लिए चुप रहिए, मैं नहीं जानना चाहता। काजी जी, निकाह पढ़ा देंगे, फिर जो जी चाहे मुझे बता देना। काजी जी, और मुझे फिर हंसी का दौरा पड़ गया और मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम समझते हो कि मैं एक सक्के के लौंडे से ब्याह करूंगी? ये सुनकर वो चुप हो गया और बाहर चला गया। 2 घंटे के बाद खाने की चीजें लेकर आया और मेरे सामने रख दी। बगैर एक लफ्ज कहे अपना खाना बाहर ले गया और वहां ही खाया। मेरा जी तो अकेले खाने को नहीं चाहता था, फिर भी जब भूख लगी तो जहर मार कर लिया। सहपहर को वो आया और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुम झोंपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मेरे आने तक किसी के लिए न खोलना। तुम कहाँ जाओगे? रोजी कमाने। सर रेत में देकर उल्टे लटकने को तुम रोजी कमाना कहते हो? मैं जानती थी वो क्या जवाब देगा। मैं उस जवाब को सुनना चाहती थी कि वो कहे कि हर आदमी को अपने अपने ढंग से रोजी कमाना पड़ती है, कोई रेत में सर देता है कोई, मगर उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खटिया पर लेटी रही। थोड़ी देर में बाहर से सीटियां सुनाई देने लगीं। मैंने ऐसी सीटियां पिछले 6 बरस में बहुत सुनी थीं। मैं उनका मतलब खूब समझती थी। 2-1 ने दरवाजे पर ठक ठक भी की, लेकिन किसी को हिम्मत न हुई थी कि वो पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा जो रस्सी से बंधा हुआ था लात मारकर तोड़ दे और अंदर चला आए। गरीब भी बुराई करते हैं और अमीर भी, मगर गरीब की बुराई में अमीरों की सी बेहाई नहीं होती। वो रात को देर में आया और कुछ खाना साथ लाया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, वही जो तुमने देखा था, शायद तुम्हारे आने की बरकत है। बरकत? मेरे जी में आया कि कहूँ कचोके क्यों देते हो, मगर उसने ऐसे भोलेपन से कहा था कि मैं चुप रही। उस रात मैं सोचती रही कि मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्या कर रही हूँ, छुट्टी पर हूँ, 6 बरस हो गए, मेहनत करते करते कुछ दिन तो छुट्टी करूँ। यहाँ झोंपड़ी में कौन मुझे ढूंढने आएगा? बिंदु रोज 2-3 बजे जाता और रात गया आता। न मैं उससे पूछती क्या हुआ, न वो मुझसे पूछता कि मैंने क्या किया। न ही उसने पहले दिन के बाद कभी काजी जी की बात छेड़ी। वो अपने मैले कुचले बिस्तर का ढेर लेता और बाहर जाकर बिछा देता, मगर वो मेरे लिए नई दरी, नई चादर, नया तकिया ले आया था। खटिया को भी ठोक पीट कर ठीक कर लिया था। मैं उस खटिया पर अकेली सोती थी, वो बाहर फुटपाथ पर अकेला सोता था। इस तरह 3 हफ्ते बीत गए।
मेरी पड़ोस में 2-3 औरतों से दोस्ती हो गई। मैंने उन्हें बताया कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मैं बम्बई में नौकरी ढूंढने आई थी। यहाँ आकर बिंदु सक्के से मुलाकात हो गई थी, जिसने अपनी झोपड़ी में पनाह दी थी। झूठ बोलने की मुझे आदत हो गई थी। फिर एक दिन उसे आने में देर हुई तो मैंने सोचा कि आज उससे कहूंगी कि तुम ये काम छोड़ दो। वो कहेगा रोजी कमाने का एक ही जरिया आता है मुझे। मैं कहूंगी मुझे भी रोजी कमाने का एक ही जरिया आता है, मगर मैं छोड़ने को तैयार हूं। फिर वो कहेगा काजी जी को बुला लाऊं, मगर वो उस रात ना आया, अगले दिन ना आया, तीसरे दिन ना आया। मैंने पड़ोसी औरतों से कहा, उन्होंने अपने मर्दों से कहा। उन्होंने कहा वो मालूम करेंगे, उस आदमी से पूछेंगे जिसके साथ वो काम करता है। रात को एक आदमी उनमें से आया और कहने लगा बिंदु तो जेल में है। जेल में? क्यों, क्या किया उसने? रेत में दफन होना खुदकुशी के बराबर है। सिपाही को हफ्ता नहीं खिलाया, इसलिए वो आत्महत्या के जुर्म में पकड़ ले गया। दूसरा आदमी भाग गया। अब बिंदु जेल में है, जमानत पर ही बाहर आ सकता है। कितनी जमानत देनी होगी? 2000 रुपए। उस आदमी ने कहा जैसे 2 लाख रुपए हों। मगर मैंने सोचा इससे कहीं ज्यादा तो मैंने बचाकर रखे हैं, शायद 5-6 हजार तो होंगे। मगर वो तो पेडर रोड वाले फ्लैट में है। हमारी जाए रिहायश बदलती रहती थी। मैं इसी शाम को पेडर रोड वाले फ्लैट में पहुंची। मुझे देखते ही ललिता कुमारी आग बगूला हो गई। मैं तो समझी थी तू मर गई या कोई भगा कर ले गया तुझे। मैंने आवाज को काबू में करते हुए कहा मैं जा रही हूं, अपना रुपया लेने आई हूं। ये कहकर मैं अंदर अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस खोलकर रुपए और अपना जेवर निकाला। ये कर ही रही थी कि अचानक मैंने देखा कि एक मुस्टंडा पीछे खड़ा है, हाथों पर लंबे लंबे काले रबड़ के दस्ताने चढ़ाए हुए। हाथ में एक बॉटल है जिसमें मुझे मालूम था तेजाब रहता है। क्या कर रही है हरामजादी? 6 साल के बाद आज न जाने कहाँ से मुझमें हिम्मत आ गई। मैं बोली अपना रुपया और जेवर ले जा रही हूं और देखती हूं कौन मुझे रोकता है। उस बदमाश ने अपने सड़े हुए दांतों की नुमाइश करते हुए कहा तो जाओ मेरी जान। और जब मैं उसके पास से गुजरने लगी तो उसने मेरे मुंह पर तेजाब का वार किया। जानती थी तेजाब का असर क्या होगा। मैं 2-1 औरतों को देख चुकी थी जो अपना गला सड़ा चेहरा लिए अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इस चकले में गुजार रही थीं, क्योंकि कहीं और वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई थीं। मगर मैं तो मरने के लिए ही तैयार थी, क्यों ना इस जालिम को भी साथ लेती जाऊं। मैंने अपने चेहरे की नाकाबिले बर्दाश्त अजियत के बावजूद उसके हाथ से बॉटल छीनकर उसके सिर पर दे मारी। बॉटल टूट गई और आधा तेजाब जो इसमें था वो इस आदमी के चेहरे पर गिर पड़ा। एक गजब की चीख उसके मुंह से निकली और उस चीख का निकलना था कि उसके खुले हुए मुंह में भी तेजाब गिर गया और वो आदमी फिर न चीख सका। मेरा मुंह जल रहा था, फुक रहा था, मगर वो रुपया और जेवर अब भी मेरे हाथ में था। उसे लेकर मैं बाहर आई तो देखा कि पुलिस की रेड हुई है। ललिता कुमारी बड़े ठस्से से सोफे पर बैठी पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो डांस क्लास की अभी छुट्टी है, इसलिए लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, क्या मंगाऊं आपके लिए, ठंडा या गर्म? इंस्पेक्टर साहब, अब मैं उनके सामने खड़ी थी और तेजाब मेरे मुंह पर बह रहा था और मेरे गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं या शायद मर जाऊं, मैं एक बयान देना चाहती हूं। बस हुजूर, यही सब कहा था इस बयान में मैंने। मेरा चेहरा जिस पर पट्टियां बंधी हैं अब इस काबिल नहीं है कि आप देखें, लेकिन एक जमाना था लोग इस चेहरे की तारीफ करते नहीं थकते थे। बस मुझे यही कहना है आपसे, अब इजाजत दीजिए। बिंदु मेरा इंतजार कर रहा है। वही एक आदमी है जो इंसान का चेहरा नहीं देखता, इस चेहरे के पीछे जो रूह है उसको देखता है। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि काजी साहिब हमारा इंतजार कर हैं।